अस्सलाम वालेकुम। अब हम अगली कुछ वीडियोस में ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा सा तफसील से सीखेंगे। ज़ाहिर है ओवरऑल जो हमारा कोर्स है ये था वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट पे हम लोगों ने मेन फोकस करना था अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल पे, कुछ हमने होलसेल पे भी बात की, ड्रॉप शिपिंग भी हमने कुछ बात कर ली है, लेकिन अभी मैं आपको उसका एक ओवरव्यू ज़रा बेहतर और थोड़ा सा मज़ीद तफसील में देने जा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है, इसमें से आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि आपने अपने आप को भी देखना है कि आपका माइंड किस तरफ है। ऐसा नहीं है कि हमने पूरे कोर्स में वीए सीखा, अभी मैं आपको ड्रॉप शिपिंग सिखाने जा रहा हूँ, आप ड्रॉप शिपिंग सीख के अभी आप सोचें कि जी वीए छोड़ो हम सब ड्रॉप शिपिंग करेंगे। ऐसे नहीं होगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ड्रॉप शिपिंग में फेल हो जाएं और वीए से पैसे कमा लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीए में ना कमा पाए और ड्रॉप शिपिंग में कमा लें। तो ये आपने अपना फोकस ज़रूर देख लें। ऐसे नहीं करना कि जो चीज़ देखी उसके पीछे लग गए, फिर उसको छोड़ा, अगले ने कह दिया ये बेहतर है तो उसके पीछे लग गए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये होता है, फ्रीलांसर्स जो फेल होते हैं वो सिर्फ वो लोग होते हैं जो आज वीए के साथ बैठे थे, वीए ने कहा बहुत अच्छा काम है, आपने कहा जी मैं तो वीए बनूंगा। अगले दिन आप किसी ड्रॉप शिपर के साथ बैठे हैं, वो कहते हैं ड्रॉप शिपिंग में बड़ा पैसा है, आप कहते हैं जी छोड़ो वीए मैं ड्रॉप शिपर बनूंगा। अगले दिन आप किसी एसईओ वाले के साथ बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जी एसईओ सबसे बेहतर, आप कहते हैं जी बस मैं तो एसईओ करूंगा। दोबारा आपको कोई ग्राफिक डिजाइनर मिलता है, आप कहते हैं वेरी गुड मैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग ही करूंगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई एक फील्ड चूज करें और उस पर फोकस करें तो आपको जरूर क्लाइंट मिलते हैं, आपका कैरियर बनता है। जो बंदा मुख्तलिफ कश्तियों का सवार होता है ना, वो कभी मंजिल पे नहीं पहुंच पाता। तो आपने एक कश्ती चुननी है और उसी पे बैठे रहना है। मुश्किलात भी आएंगी तो आने दे, कोई मसला नहीं, तूफान भी आएगा, भंवर भी आएगा, आपने चलते रहना है तो आप यकीनन मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो बस ये अपने माइंड में रख लें। सिखाने का मकसद ये है कि चलें एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम आप लोगों के पास होना चाहिए। अब आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग है क्या। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोडक्ट एक जगह से खरीदी, दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेच दी, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के लिए अब पोटेंशियल मार्केट्स कौन सी हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको ड्रॉप शिपिंग का पता चल गया तो अब आपने सोचा जी मैं एक कंट्री से लेता हूं और दूसरे किसी भी मुल्क में बेच देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बेस्ट मार्केट कौन सी है। तो सबसे बेस्ट मार्केट ड्रॉप शिपिंग के लिए है अमेरिका। Amazon.com की मार्केट है। और ड्रॉप शिपिंग से मुराद सिर्फ अमेज़ॉन नहीं है, वॉलमार्ट भी है, ईबे भी है, इट्सी भी है, यूके में आ जाए तो कोस्टो है, गमट्री है, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। तो आप अपने माइंड में सिर्फ अमेज़ॉन को ना रखें ड्रॉप शिपिंग के लिए। ड्रॉप शिपिंग है कहीं से भी लेके कहीं भी बेच देना। तो अगर आपको ये फन आ गया है ड्रॉप शिपिंग का, आपको तरीकाकार आ गया है, जो कि हम मजीद अगली वीडियोस में डिटेल में भी सीखेंगे कि ट्रैकिंग कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए टूल क्या इस्तेमाल होते हैं, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो जब आपको प्रोसेस आता होगा तो आप बेहतर तौर पे ये कर पाएंगे, लेकिन आपके माइंड में हो कि मल्टीपल वेबसाइट्स पे ये काम होता है। फिर इसके बाद मार्केट आ जाती है कनाडा की मार्केट भी। अच्छा, कनाडा के लिए आपको अलग से अकाउंट नहीं चाहिए। जो आपका अमेरिका का अकाउंट होता है, Amazon.com का अकाउंट होता है, वो Amazon.ca और मैक्सिको के लिए ऑलरेडी एलिजिबल होता है। आप वही एक अकाउंट से कनाडा और मैक्सिको में भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है यूके मार्केट, ऑस्ट्रेलिया मार्केट और जर्मनी की मार्केट में भी हो सकता है, लेकिन वो हर बंदे का काम नहीं है। उसकी रीज़न है लैंग्वेज बैरियर। जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज होती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ठीक है, बात करने में तो आप ट्रांसलेटर यूज़ करके दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल कोई लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसलेटर आपके काम नहीं आते। वहाँ पे आपको नेटिव लैंग्वेज वाला कोई ना कोई बंदा ज़रूर चाहिए। तो जर्मनी में अगर आप में से किसी का जानने वाला, किसी का दोस्त, करीबी या कोई फैमिली मेंबर जर्मनी में है जिसको जर्मन लैंग्वेज आती है, तो आप उसके साथ कोलैबोरेट करके जर्मनी में भी कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्योंकि आसान है, आपने कौन सा खुद से सारे लिखनी है, लेकिन ये है कि इंग्लिश ज़रा कॉमन बेसिक लैंग्वेज है, ज़्यादातर लोगों को आती है, बेसिक आती है। जर्मन थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज है। आप लोगों ने जो मार्केट अपने माइंड में रखनी है वो यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया। दुबई में भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वहाँ की कंपनी और फिर उस कंपनी पे अकाउंट। तो इसलिए जो बेहतर मार्केट्स हैं वो आपके लिए यूके, यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हो सकती हैं। या कोई और ऐसा कंट्री आपको मिल जाए फ्यूचर में, आप देखें किसी ऐसे कंट्री में अमेज़ॉन आया जहाँ पे इंग्लिश जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी अपनी ज़ुबान ज़ाहिर है हर कंट्री की होती है कोई ना कोई, लेकिन आप ये देखते हैं कि वहाँ पे या तो उनकी लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, या इंग्लिश एज अ सेकंड या थर्ड लैंग्वेज एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। तो उस मार्केट में भी आप ये काम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जब प्रोडक्ट हंटिंग सीखी थी तो उसमें हमने मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल किया था। कीपा भी हमने देखा था डिटेल में, हीलियम 10 भी देखा था, जंगल स्काउट भी देखा था, मल्टीपल टूल्स हमने यूज़ किए थे।
अब इसी तरह जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो उसमें भी आप मल्टीपल टूल्स के इस्तेमाल करते हैं। टूल्स इसमें कौन से यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, क्या फ़ायदा होता है, ये हम स्क्रीन पे चल के देखते हैं। चलिए जी, हम लोग एक बार फिर स्क्रीन पे हैं। ड्रॉप शिपिंग के हवाले से जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, उन टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हीलियम 10 तो वही टूल है जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं, डिटेल में सीख चुके हैं, जो हमें सेल्स वगैरह बताता है, BSR और सारी चीज़ें हमें वहाँ से पता चलती हैं। दूसरा टूल हमने एक डिटेल में सीखा था, कीपा। कीपा भी ड्रॉप शिपिंग में यूज़ होता है। अब ये क्योंकि हम सीख चुके हैं कीपा, तो उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर कीपा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इसकी हंटिंग करते हैं। तो कीपा अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं है या कोई इशू है तो आप लोग कीपा वाला लेक्चर रिपीट कर लीजिएगा। और जो अलग से नए टूल्स हैं, क्योंकि अभी हम ड्रॉप शिपिंग की जब बात करें तो हम कुछ नए टूल्स की बात करेंगे। हीलियम और कीपा वगैरह वो तो हमें पहले से पता है, हमने सीखा हुआ। टूल्स हमारे पास आते हैं DS Amazon क्विक व्यू और DS Amazon क्विक व्यू एक्सटेंडेड, यानी DS से मुराद ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, इन टूल्स का फ़ायदा क्या होता है? ये टूल्स का फ़ायदा सिर्फ ये है, ये हमें कोई प्रोडक्ट निकाल के नहीं देते। फ़ायदा सिर्फ ये है कि हमें एक एक प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं करना पड़ता। हम गए हैं, हम पूरा पेज देखते जा रहे हैं। अब जिस तरह हमने ये पेज देखा, हम एक अमेज़ॉन के पेज पे आए और यहाँ पे पहले से भी लिखा था, चले मैंने दोबारा लिख दिया इंश्योर लिख के मैंने एंटर किया इंश्योर पाउडर के बारे में। अब यहाँ पे हम आ गए तो ये देखा लोडिंग रैंक में लिखा आ रहा है, यहाँ पे हमें कुछ बता रहा है। ये बता रहा है सोल्ड बाय अमेज़ॉन, सोल्ड बाय अमेज़ॉन, सोल्ड बाय अमेज़ॉन, सोल्ड बाय अमेज़ॉन। तो हमने सोल्ड बाय अमेज़ॉन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना, हमने देखना है ये अभी तक सारे वही आ रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट हमारे पास आ गई, इस पे सोल्ड बाय अमेज़ॉन नहीं लिखा हुआ। ये आपके पास, ये भी मैंने जानबूझ के यहाँ पे रोक लिया कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि जी वो एक चीज़ कुछ लिखी आ रही थी, हमें पता नहीं चली। ये चार्ट्स ओनली अवेलेबल इन प्रीमियम वर्जन लिखा है कि क्विक व्यू एक्सटेंडेड का एक प्रीमियम वर्जन होता है जिसमें मजीद आपको कुछ डिटेल नज़र आ जाती है। वो प्रीमियम वर्जन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बेसिक वर्जन भी हमें जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें ये बेसिक वाला बता रहा है, हमारे इतने काम का है। अगर आप चाहें तो उसको भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे इसने कहा जी इसमें सोल्ड बाय अमेज़ॉन नहीं लिखा आ रहा, तो बजाय इसके कि मैं हर लिस्टिंग पे क्लिक करता और फिर मुझे पता चलता कि ये सोल्ड बाय अमेज़ॉन है या नहीं है, सोल्ड बाय अमेज़ॉन नहीं है तो ठीक है, इस प्रोडक्ट में मैं जा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हमने कोशिश ये करनी है कि ऐसे प्रोडक्ट में जाएं जिसमें लोग FBA भी ना कर रहे हों, क्योंकि FBA वाले को बाय बॉक्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि ऐसे लिस्टिंग पे जाएं जिसमें सारे FBM वाले सेलर हो। लेकिन अब ये मेरे पास एक प्रोडक्ट आ रही है, उस पर लिखा आ रहा है 1 FBA सेलर। ये मेरे सामने आ रही है प्रोडक्ट 1 FBA सेलर। अगर एक FBA सेलर है तो ठीक है, हम कंसीडर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर इसमें बाकी सेलर FBM वाले हैं, 3 से ज़्यादा लोग अगर और FBM कर रहे हैं तो हम इसमें जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करते हैं प्रोडक्ट पे और यहाँ पे आके देखते हैं इसको कितने लोग और बेच रहे हैं। हम लोगों ने आके देखा कि ये अकेला बेच रहा है, 1 FBA सेलर है लेकिन ये अकेला है। इसका मतलब ये है कि ये किसी और को अलाउ नहीं कर रहा बेचना लिस्टिंग पे। इसने प्राइवेट लेबल रजिस्टर्ड किया हुआ है या इसने ये परमिशन लिया इंश्योर से कि इस लिस्टिंग पे सिर्फ ये बेचेगा। तो हमने यहाँ पे आके देखना है, ये हम ऑलरेडी कई बार कई वीडियोस में सीख चुके हैं, देख चुके हैं कि यहाँ पे लिखा आ रहा होता है मोर सेलर्स, सेलिंग 10 या सेलिंग 20 मोर पर्सनस, कोई भी वर्डिंग लिखी हो सकती है। तो यहाँ पे वो नहीं है तो हम इस प्रोडक्ट को अब अपने माइंड से निकाल देंगे। हम कहेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट नहीं करनी। हम वापस जाएंगे, ये वही पेज है जिसको हम पहले देख रहे थे, 1 FBA सेलर वाला हमने जाके देखा था। अब ये एक ही पेज पे देखें, ये 3 FBA सेलर्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब 3 FBA सेलर्स हैं, हम नहीं जाएंगे ऐसी प्रोडक्ट में। लेकिन इसके आगे देखें, इसमें कोई FBA सेलर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर होता तो यहाँ लिखा आ रहा होता कि FBA सेलर है या नहीं है। अमेज़ॉन भी नहीं बेच रहा, अमेज़ॉन बेच रहा होता तो यहाँ पे लिखा आ रहा होता। तो इन टूल्स का बेनिफिट ये है कि आप बजाय इसके कि एक एक लिस्टिंग पे जाके देखते, आपको एक ही जगह पे सारा नज़र आ रहा है। तो आसान सी है ये प्रोडक्ट हंटिंग, ड्रॉप शिपिंग की टाइम टेकिंग ज़रूर है। टाइम टेकिंग इस तरह से कि देखें इतनी सारी प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, किसी में FBA सेलर है, किसी में अमेज़ॉन खुद बेच रहा है, किसी में अगर एक FBA भी है तो वो अलाउ नहीं कर रहा, और अगर सब कुछ ठीक है तो हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा, हमें कहीं और से प्रोडक्ट नहीं मिल रही, मसले भी आते हैं। प्राइवेट लेवल में हम एक दफ़ा करते हैं हंटिंग और बस फिर उसको चलाते रहते हैं, प्रोडक्ट को रैंक हो जाती है, ऑटोमेशन पे चलती रहती है, डी रैंक भी हो सकती है, प्रोडक्ट फेल भी हो सकती है। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें होती हैं, तो लॉस भी हो सकता है आपके क्लाइंट को। आपको अगर आप खुद अमेज़ॉन पे बेचते हैं तो आपके भी माइंड में होना चाहिए, आपने क्लाइंट को भी बताना कि हो सकता है प्रोडक्ट आपकी ना चले।
तो हम कोशिश करते हैं, आगे अमेज़ॉन का अपना सिस्टम है, एल्गोरिदम है, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, रूटीन में ऐसे नहीं होता कि एक प्रोडक्ट अच्छी चल रही हो तो कोई प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल से नहीं होता। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें कोविड की, कोविड में बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी थी जो बिकना बंद हो गई, आउटडोर की थी, अब लॉकडाउन लग गया, सब लोग घरों में बैठ गए तो आउटडोर की प्रोडक्ट्स बिकना बंद हो गई। तो वो तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट फेल भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट पीक पे भी जा सकती है। तो ये टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, जहाँ से आप ये मज़ीद हम नीचे देख रहे हैं, एक FBA सेलर, एक FBA सेलर, एक FBA सेलर, बाकी सोल्ड बाय अमेज़ॉन, 2 FBA सेलर, 8+ FBA सेलर्स ये एक प्रोडक्ट पे आ रहे हैं। तो इसमें तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स आपके माइंड में आते जाएंगे, इसमें यह है कि आपको सारा दिन रिसर्च करते रहना होता है। हो सकता है आज आपको एक प्रोडक्ट मिली है तो 10 दिन, 15 दिन या 2 दिन वो सिर्फ चले, उसके बाद उसमें सैचुरेशन इतनी हो जाए, इतने लोग आ जाएं, या कोई FBA शुरू कर दे या अमेज़ॉन बेचना शुरू कर दे, ख़त्म। तो इसमें हमें डेली बेसिस पे नई प्रोडक्ट हंटिंग करके एक्सेल की शीट में ऐड करते रहना होता है। चलें जी, आप लोगों को आइडिया हो गया कि ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से होती है। PL का थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, ये टाइम टेकिंग है, लेकिन इसमें उस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपने 50 सप्लायर से उस तरह से रेट नहीं लेने होते। अली बाबा पे आप देखते हैं कहाँ पे कितने का बिक रहा है, इधर इतने का बिक रहा है, चले जी हम इसको लिस्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें ये आपको डेली बेसिस पे हंटिंग करते रहना होता है। डेली बेसिस पे आपने ड्रॉप शिपिंग में नई प्रोडक्ट्स ऐड। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को याद होगा हमने प्रोडक्ट हंटिंग सीखी थी, जिसमें हमने प्रॉपर जंगल स्काउट को भी देखा था, हीलियम 10 को भी डिटेल से देखा था। वो प्रोडक्ट हंटिंग थी प्राइवेट लेबल की। जब हम ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट हंटिंग निस्बतन आसान होती है। टाइम टेकिंग जरूर होती है कि आपको मुसलसल देखते रहना है। PL में तो है ना, प्राइवेट लेबल में आपने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, फाइनल अब उसको सोर्स करके लॉन्च कर दिया, बस अब आप उस पर PPC चला रहे हैं, उसको रैंक कर रहे हैं, बार बार हंटिंग तो नहीं कर रहे आप, अनलेस कि आपने नई लॉन्च करनी है। ड्रॉप शिपिंग पे आप 1, 2 या 10 प्रोडक्ट्स पे रिलाई नहीं करते, आप डेली बेसिस पे नई हंटिंग कर रहे हैं। हो सकता है पुरानी जो की थी बहुत कंपटीशन हो जाए, मार्केट सैचुरेट हो जाए, कोई और मसला बन जाए, खत्म होगी प्रोडक्ट, तो डेली बेसिस पे आप नई प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में। ये PL का ये फायदा है कि वो ऑटोमेशन पे चलने वाला बिजनेस है। ड्रॉप शिपिंग इसमें अगर एक फ़ायदा ये है कि आपको डे फर्स्ट से इनकम आना शुरू हो जाती है जब आपकी सेलिंग स्टार्ट होती है। कहीं अकाउंट सस्पेंशन के प्रॉब्लम होते हैं, वो हम अगली वीडियोस में जाके सीखेंगे कि किस वजह से हो सकते हैं और रीइंस्टेट कैसे हो सकते हैं। अच्छा, अब आपने प्रोडक्ट हंटिंग में इसमें यह देखना है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 15% होना चाहिए। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये भी हम आगे जाके सीख लेंगे। अभी मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग का। 15% और BSR लेस देन 30,000 होना चाहिए। होलसेल में हम ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं BSR पे, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में हम कोशिश करते हैं कि 30,000 से ज़्यादा का BSR नहीं होना चाहिए। जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर इसकी हंटिंग में हम लोग ख्याल करते हैं कि हमने वही जो PL में ख्याल करते थे यहाँ भी वही ख्याल करना है। ब्रेकेबल आइटम ना हो, गेटेड कैटेगरी ना हो, बैटरीज, चार्जर्स ऐसी आइटम नहीं होनी चाहिए, ग्लास वगैरह टूटने वाली आइटम नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल आइटम हो, नॉर्मल प्रोडक्ट हो। फिर आपने इसके सप्लायर के साथ देखना है कि हंटिंग में आपने ये भी किसी हद तक हंटिंग में ही चीज़ आ जाती है कि जब आपने इसको ऑर्डर प्लेस किया सप्लायर के साथ, आपने पहले इसको मीटू कर लिया, अब आपने सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस तो करना है, तो मीटू करते हुए आपने 1 या 2 यूनिट ऐड करने हैं। क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से ऐड करते हैं ना उसमें कि मेरे पास इतने यूनिट है। अब नया सप्लायर है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है उसके साथ, आप इकट्ठे 50 वहाँ पे कर दें, 20 आपके सेल हो जाएं। सप्लायर से जब आप ऑर्डर करें वो कहें सॉरी जी मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास 5 ही हैं सिर्फ। पहले आप 1 लेंगे उससे, फिर 2, फिर 3, जब आगे 3 बिक गए उसे 3 ले लिए, फिर आप 10 की क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। फिर जब 2-3 दफ़ा 10 ऐड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सप्लायर ठीक है, अब इसके साथ मैं लॉन्ग टर्म इस प्रोडक्ट में चल सकता हूँ। हाँ, जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, वॉलमार्ट है, eBay है, इट्सी है, सैम्स क्लब है, वहाँ पे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। वहाँ पे तो आपको पता है कि अगर ऑर्डर्स हैं अवेलेबल, एक के पास नहीं है दूसरे के पास है, वहाँ से ले लेंगे। वो प्लेटफॉर्म तो ट्रस्टवर्दी है ना। लेकिन कोई नया सप्लायर है तो उसके साथ आप बड़े एहतियात से चलेंगे। फिर इसके अंदर एक और चीज़ जो बड़े फोकस करने वाली है वो है कि फूड से रिलेटेड आइटम्स भी नहीं होने चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड उसके लिए भी आपको प्रॉपर अप्रूवल्स चाहिए, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो बहुत लंबे प्रॉब्लम चलते हैं। तो ये उन्हीं लोगों को करने दें जो वहाँ पे बेस्ड हैं, जिनके पास कंप्लीट सर्टिफिकेशंस हैं। आपका सप्लायर आपको कह भी देना कि मैं आपको सर्टिफिकेशन दूंगा, तो आपने ड्रॉप शिपिंग करते हुए इन प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं जाना। प्राइवेट लेवल में फिर भी हम चले जाते हैं, अगर सारी अप्रूवल्स मिल जाती हैं तो हम जाते हैं,
कोशिश करते हैं कि ना जाना पड़े, अनगेटेड में रहें, लेकिन गेटेड में हम चले जाते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में प्रॉब्लम यह है कि अकाउंट सस्पेंशन के खतरात वैसे ही होते हैं, ऊपर से अगर प्रोडक्ट ऐसी हो तो फिर बहुत ज़्यादा मसले बन सकते हैं। तो बस इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसके लिए टूल्स हम कौन से यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम सीखेंगे अगली वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करते हैं कि थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग आप लोगों को पता चल गया कि चीज़ एक जगह से ली और दूसरी जगह पे बेच दी, तो ये ड्रॉप शिपिंग है। अब थर्ड पार्टी, सवाल जहन में आ सकता है कि यही तो थर्ड पार्टी है कि एक जगह से ली है और दूसरी जगह बेची है। लेकिन अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन भी ड्रॉप शिपिंग होती है, वो हम आगे जाके सीखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग पे, या इसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी डीएस, यानी डीएस मीन्स ड्रॉप शिपिंग। इसमें आप करते क्या है कि आप जाते हैं वॉलमार्ट से एक चीज़ खरीदते हैं और ईबे पर बेच देते हैं, तो ये थर्ड पार्टी है। अगर आप ईबे टू ईबे या अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन या वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट कर रहे हैं तो ये सेम प्लेटफॉर्म से है। लेकिन जब आप किसी और प्लेटफॉर्म से लेके बेच रहे हैं तो इसको हम सिंपली कह देते हैं कि थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्लास देखा वॉलमार्ट पे जो कि आपको $5 का मिल रहा था। अब आपने अमेज़ॉन पे ढूंढना शुरू किया तो आपने देखा कि अमेज़ॉन पे $8 का बिक रहा है, ये स्पेसिफिक ग्लास है, 8 का बिक रहा है। आपने कहा अच्छा, अगर मैं वॉलमार्ट से लेकर अपने अमेज़ॉन के बायर को भेजूंगा मुझे फिर भी $2 या $3 बच जाएंगे बीच में से। इसी को हम कहते हैं थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग। अब अगर ईबे पे आपको कुछ चीज़ नजर आई है, आपने एक माइक देखा, माइक की एग्जांपल लेते हैं। माइक आपने देखा कि ईबे पर सारे सेलर्स तकरीबन $50 का बेच रहे हैं, एक स्पेसिफिक माइक जिसकी स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है, सबकी प्राइस भी सेम है $50 का। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं वो हम देखते हैं कि 15% से ऊपर का मार्जिन अगर हमें किसी भी प्लेटफॉर्म से मिल रहा है तो हम उसको कर लेते हैं। अगर एक प्लेटफॉर्म पे 30 की है, दूसरी पे 40 की बिक रही है, हमें नजर आ रही थी 15% से ऊपर का मार्जिन, वेरी गुड, हम इसको बेचेंगे। लेकिन अगर 15 से कम है और सेल वेलोसिटी ज्यादा है तब भी हम ये काम कर लेंगे कि अगर प्रॉफिट मार्जिन 10% है लेकिन डेली के 100 ऑर्डर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 15% पे आपको 10 ऑर्डर आते हैं और 10% पे 100 ऑर्डर आते हैं तो ओवरऑल आपने प्रॉफिट ज्यादा कमा लिया 10% के साथ भी, क्योंकि सेल वेलोसिटी ज्यादा थी। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अगली वीडियो में हम लोग जाके सीखेंगे कि अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। उसमें हम थोड़ा सा स्क्रीन पे भी जाएंगे कि एक ही प्लेटफॉर्म पे ऐसा क्या होता है। यहाँ हम स्क्रीन पे क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि हम सारे प्लेटफॉर्म्स की बात कर चुके हैं। अब आप जाएं, सर्च करें, देखें, वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी, गमट्री एक लोकल वेबसाइट है, टेस्को है, अज़दा है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। हो सकता है कई मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन फ्यूचर मुस्तकबिल में वो अमेज़ॉन से ज़्यादा चलने वाली हूँ। अभी जो ज़्यादा बेहतर चल रही है उनके मैंने नाम ले दिए। फ्यूचर में आप लोग इसकी रिसर्च करते रहेंगे, जो भी अच्छी मार्केट प्लेस होगी वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट बेचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के अंदर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, थर्ड पार्टी भी होती है, अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन भी होती है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और कैसे होती है। क्या इसके लिए एक ही अकाउंट होता है या कोई बिजनेस अकाउंट होता है या कोई प्राइम अकाउंट होता है, क्या तरीकाकार होता है, आइए चल के देखते हैं। चलिए जी, हम लोग फिर स्क्रीन पे हैं और अब हम बात कर रहे हैं अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की। अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अमेज़ॉन पर हमने एक प्रोडक्ट देखी, हमने लिखा इंश्योर। अब ये तो नॉर्मल अमेज़ॉन बायर अकाउंट है। एक अमेज़ॉन का बिजनेस प्राइम अकाउंट होता है जो कि आपकी LLC या लिमिटेड, यूके लिमिटेड जो भी कंपनी होती है उसके बिहाफ पे आप अमेज़ॉन का बिजनेस प्राइम अकाउंट खोलते हैं। ये अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम है। गूगल पे आप आके लिखते हैं अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम, आपके सामने ये आ जाता है। हम लिख के भी देख लेते हैं जी। हम वापस चले जाते हैं गूगल पे। हम लोग गूगल पे आए और गूगल पे आके हमने लिखा अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम। तो ये अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम पे हमने क्लिक किया तो वही पेज आ गया जो अभी मैंने आपके सामने खोला हुआ था। यहाँ पर हमारे सामने नीचे इसके प्लान्स आ रहे हैं। 69 पर ईयर ये नॉर्मल प्लान है, ये उससे बेहतर प्लान है, आगे एसेंशियल्स का, फिर आगे स्मॉल प्लान है, फिर आगे इसमें आपके पास मल्टीपल प्लान आते हैं। तो जो प्लान भी हमसे रेलिवेंट होगा हम उसको बाय करेंगे। हम लोग नॉर्मली बाय करते हैं एसेंशियल्स वाला, 179 पर ईयर वाला प्लान बाय करते हैं और अमेज़ॉन से अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कर लेते हैं। यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट जो हमारे पास यहाँ पर अमेज़ॉन पर हमने हंट कर ली, ऑर्डर हमारे पास आया सेलर सेंट्रल में, हमने मीटू कर दिया, यहाँ से हंट की,
यहाँ पे लिस्ट कर दी सेलर सेंट्रल में, हमने कैटलॉग पे आके ऐड प्रोडक्ट पे, और जब बिकी तो हमने अमेजोन प्राइम से आके खरीदी। फर्क क्या होगा, एक प्रोडक्ट जो अमेजोन पर हो सकता है नॉर्मल अमेजोन पर नॉर्मल बायर के लिए आ रही हो $10 की, लेकिन अमेजोन बिजनेस प्राइम पर वो आ रही होगी $9 की या 9.5 की या 8 की या 7 की। तो हमें जब प्रॉफिट हो रहा हो तो हम यहाँ से खरीदते हैं और यहाँ पे बेच देते हैं। इसके लिए बस आपके पास एक अच्छा बायर अकाउंट होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्यों नहीं आपको एग्जाम्पल दे रहा कोई, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। मैं किसी एक प्रोडक्ट की एग्जाम्पल दूँ, आप में से जो भी बंदा ये वीडियो देखेगा वो उसी प्रोडक्ट को पकड़ के, तो वो जिस बेचारे की होगी वो चाहे कुछ करे ना करे, हम पाकिस्तान वाले उसकी लिस्टिंग ही ख़राब कर देंगे। तो इसलिए मैं ऐसे किसी प्रोडक्ट की आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा। आपको मैंने हंटिंग का तरीका बता दिया। जाएँ ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें कि जो अमेजोन नॉर्मल पर और प्राइस पे हो, अमेजोन बिजनेस प्राइम पे और पे हो। तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो इस वक्त अमेजोन ने बहुत सख्ती की हुई है अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पे। थर्ड पार्टी आप कर सकते हैं, वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी, लेकिन अमेजोन टू अमेजोन पे काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो उसके बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो या इसमें बहुत आसानियाँ हो चुकी हों। तो प्रोसेस का आपको पता होगा, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इस पर काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जब प्राइवेट लेबल पे बात की थी, प्राइवेट लेबल को सीखा था, तो हमने उसमें लिस्टिंग क्रिएशन प्रॉपर तरीके से सीखी थी। यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएशन बहुत आसान है ड्रॉप शिपिंग में या होलसेल में। आपने सिंपली उसको मी टू करना होता है जाके। अब ये मी टू कैसे होता है, क्या करते हैं, आइए देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अभी ड्रॉप शिपिंग में हम पहले एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसको हमने मी टू करना है। हमने लिखा जी प्योरिना, और इसकी हम लिस्टिंग पर आ गए और इसकी कोई भी लिस्टिंग हम यहाँ से उठा लेंगे। हम लोग इसको करते हैं यूके करते हैं, क्योंकि हम अभी यूके में लिस्ट करने लगे हैं। अभी मैंने amazon.com लिखा था। अब .com जब लिखेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ की जो लिस्टिंग होगी उसको हम अमेरिका में ही मी टू करेंगे, और यूके के लिए हम यूके की ढूंढेंगे और वहाँ पे मी टू करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा प्योरिना। प्योरिना लिख के हमारे पास ये आगे प्रोडक्ट, इसका हम यहाँ से एसिन उठाएंगे। ये हमारे पास एसिन आ रहा है। ये इसका एसिन हमारे पास नीचे भी आ रहा होता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के टैब में, ये राइट साइड पे। और हो सकता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस वक्त ये लेफ्ट पे या कहीं और आ रहा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एसिन होगा। अब वो कहाँ पे भी होगा ये आपने खुद देख लेना। एसिन जब हमारे पास आ गया, हम कैटलॉग पे आए और हमने किया ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने एसिन एंटर करके इसको सर्च कर लिया। अच्छा, यहाँ पे पहले हम कंडीशन इसके सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मली तो हम नई चीज़ ही बेचते हैं, ज़ाहिर है यूज़ में तो हम नहीं जा रहे। ये नॉर्मली यूज़ में वो लोग बेच रहे होते हैं जिनके अपने पास कोई चीज़ है और कभी कभार बेचने के लिए उन्होंने कर दी, या आपके पास कोई इकट्ठा स्टॉक कहीं से आ गया यूज़ वाला। लेकिन हम यूज़ में नहीं जाते क्योंकि यूज़ में बहुत से इशू आ जाते हैं। आप कहेंगे जी बेहतर है, जब उसको मिलेगी वो कहेगा नहीं जी ये तो ज़्यादा यूज़ हुई है, तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कितनी यूज़ हुई है और कितनी नहीं हुई। तो आप न्यू पे क्लिक करके सेल दिस प्रोडक्ट। आपको याद है जब हमने लिस्टिंग क्रिएशन सीखी थी प्राइवेट लेबल में, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करनी थी। यहाँ पे हमने सिर्फ चंद चीज़ें ऐड करनी होती है ये ऑफर के टैब में, बाकी हमारे पास कोई टैब नहीं आ रहा क्योंकि ये लिस्टिंग किसी और की है। हम इसको मी टू कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेलर SKU होता है। आप अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे इस प्रोडक्ट का कोई भी नाम रखना चाहें कि जब ऑर्डर आया आप प्रिंट निकालें तो आपको पता हो कि ये फलां प्रोडक्ट है। अब यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे आप 1 लिखें, 2 लिखें, लेकिन बेहतर है कि हमेशा 1 या मैक्सिमम 2 लिखें। इसका मतलब ये है कि एक बंदा जो आपसे बाय करने आ रहा है वो मैक्सिमम कितने यूनिट आपसे ले सकता है। अब हो सकता है आप यहाँ पे लिख दें जी कोई बंदा 50 यूनिट भी हमसे ले सकता है। अब आपके पास 50 पड़े हों, वो भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो, उसने आके देखा हो कि आपके पास सस्ती है, वो आपसे थोड़ा सा और ऊपर करके इकट्ठे आपसे 50 खरीद ले। अब इकट्ठे आपसे 50 खरीद लेगा, आपने मार्केट में इन रहने के लिए आप तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे फौरी तौर पे, तो आपने किसी को भी ज़्यादा यूनिट बाय नहीं करने देने। रिटेल में नॉर्मली जिस बंदे को घर में ऑफिस में जिसको ज़रूरत होती है प्रोडक्ट की, वो 1 या 2 प्रोडक्ट की होती है। तो हम क्योंकि एंड यूज़र को टारगेट कर रहे हैं, एंड कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, एंड बायर को टारगेट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी 1 या 2 लिखेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे अपने प्राइस सेट करेंगे, जो भी प्राइस आपने रखनी है। योर प्राइस, सेल प्राइस का भी नहीं, बस योर प्राइस जो भी जिस पे आप बेचना चाह रहे हैं। बाकी डिटेल हम सारी डिस्कस कर चुके हैं प्राइवेट लेबल के अंदर। क्वांटिटी कि आपके पास कितने यूनिट है, यानी आप यहाँ लिखते हैं 10, तो अब 10 लोग आपसे, अगर आपने ऊपर 1 ही लिखी है तो 10 लोग आपसे 1-1 यूनिट खरीद सकते हैं। अगर आपने 2 लिखी है ऊपर
तो हो सकता है 4 लोग आके आपसे 2-2 खरीद लें, 2 लोग 1-1 खरीदेंगे तो आपकी 10 पूरी हो जाएंगी। तो जितने भी यूनिट आपके पास हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, या जितने आपको पता है कि मैं आगे से खरीद सकता हूँ। जब आप स्टार्ट करेंगे तो इकट्ठे यहाँ पे 10 यूनिट पे नहीं आएंगे, 2-3 यूनिट पहले लिखेंगे। जब वो बिक जाएंगे उनके ऑर्डर आप प्लेस करके उनको पहुँचवा देंगे, फिर 3-3 ऐड कर लें। ये तो आप जब चाहें एडिट करके इसको ऐड क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। कंट्री ओरिजिन, यानी अब हम यूके में कर रहे हैं, सेलर सेंट्रल यूके का है, अमेजोन यूके से हम लोग बाय करेंगे इसको, तो यहाँ पे यूके आ जाएगा। फिर हमारे पास आ रहा है हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम का मतलब ये है कि आप कितनी देर में इस ऑर्डर को शिप कर देंगे। यहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप 2 दिन लिखें, 2 से ज़्यादा नहीं लिखने चाहिए। अगर आप 1 लिखते हैं तो आपके बाय बॉक्स विन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाय बॉक्स की साइंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जाहिर है अगर 10 लोग बेच रहे हैं एक ही लिस्टिंग पे और 9 लोग कह रहे हैं कि 2 दिन में डिस्पैच करूंगा, एक बंदा कहता है कि 1 दिन में कर दूंगा, तो उसके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। गारंटी नहीं देता है अमेजोन किसी चीज़ की, अमेजोन का अपना एल्गोरिदम है, कभी भी कोई भी चेंजिंग कर सकता है। तो वो आपको एक चांस देता है कि हाँ आपके चांसेस हैं कि आपको बाय बॉक्स ज़्यादा मिल सके। तो 2 दिन रखें, 2 से ज़्यादा नहीं, और 1 सिर्फ उस सूरत में रखें जब आपको कंफर्म पता हो कि मैं 1 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर शिप कर सकता हूँ, डिस्पैच कर सकता हूँ, ट्रैकिंग आईडी ऐड कर सकता हूँ, तब आप ये काम करेंगे। और ये बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ऑफर स्टार्ट डेट, आप जिस डेट को भी स्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टॉक डेट को लिखना चाहें, ये बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ इसके अंदर ये ऊपर आ रही है। गिफ्ट रैप अवेलेबल है, आप इसको नो करें, क्योंकि आपने खुद से पैक करना है, खुद से डिस्पैच करना है, और आपने अपने पास मंगवा के नहीं करना, आपने थर्ड पार्टी से लेकर डायरेक्टली बायर को भेज देना है। तो इस तरह के गिफ्ट रैपिंग के मैक्सिमम कितने आते होंगे? 0.12% शायद लोग कहते हों कि जी इसको अच्छी पैकिंग में पैक कर देना। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, इसको आप नहीं करेंगे। फिर हमारे पास आ रहा है फुलफिलमेंट चैनल। यहाँ पे आपने याद रखना है कि क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपने ऑर्डर कहीं से भी प्लेस करना है खुद से। आपके पास ऑलरेडी ये अमेजोन के वेयरहाउस पे नहीं पड़ा हुआ और आपने शिपिंग लेबल नहीं बनाना उसके लिए, तो आप यहाँ पे करेंगे आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। ये नीचे है फुलफिल्ड बाय अमेजोन। जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं या होलसेल करते हैं और पहले से स्टॉक लेके अमेजोन को भिजवाते हैं, फिर हम इस ऑप्शन पे आते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये ऊपर की ऑप्शन आएगी हमारे पास। उसके बाद प्राइस आपने यहाँ पे सेट कर दी, क्वांटिटी हमने ऊपर लिख दी। उसके बाद आप इसको नीचे आके सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। चलें जी, इन 6 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। ये कभी 6 से 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। तो बस यहाँ पे ऑफर के टैब में जो चीज़ें आ रही हैं, जिनके साथ स्टार आ रहा है वो ज़रूरी हैं, जिनके साथ स्टार नहीं आ रहा वो ऑप्शनल है। आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कभी भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज क्या होती है? प्रॉफिट कैलकुलेशन। जब तक हम प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करेंगे हम बिजनेस नहीं कर सकते। हम ऐसे तो नहीं करते कि हम कोई शॉप बना लेते हैं और कहते हैं चले जी चीज खरीद के ले आओ, जितने की भी मिल जाए ठीक है, आगे जितने की बिकेगी बेच देंगे। हम पहले उसकी वर्किंग करते हैं कि इस मार्केट में ये चीज कितने की बिकती है, हमें कितने की मिलेगी, आने का कितना खर्चा आएगा, जो हमारे वेयर हाउस पे या शॉप पे पड़ी है उसका रेंट कितना है। अगर हम किसी फिजिकल बिजनेस की बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमने सारी कैलकुलेशन उसी तरीके से ऐड करनी होती है कि जी अमेजोन का क्या कमीशन होगा, या वॉलमार्ट का क्या कमीशन होगा, या ईबे का क्या कमीशन होगा, हमें शिपिंग चार्जेस क्या आएंगे, वेयर हाउस के क्या चार्जेस आएंगे, ये सारे हमने कैलकुलेट करने होते हैं। फिर हम कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन पे हम लोग प्राइवेट टेबल में बात कर चुके हैं। अभी ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस थोड़ा और होता है, क्योंकि इस पर आप चाइना से सोर्स नहीं कर रहे, लोकली ले रहे हैं यूके या यूएसए से। तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ ऐड करनी होती है और प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, आइए देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। हमने FPA कैलकुलेटर भी यूज़ किया, हीलियम कैलकुलेटर भी यूज़ किया। अभी हम ड्रॉप शिपिंग के लिए जब कर रहे होते हैं तो हम अपनी एक शीट बनाते हैं एक्सेल की, क्योंकि इसके अंदर हमें अलग अलग से कॉस्ट एंटर करनी होती है, मैनुअली एंटर करनी होती है। तो हमारे पास ये कॉस्ट आ रही है एक प्रोडक्ट की 1264। हमने कहा जी ये हमारे पास इसकी परचेजिंग प्राइस थी और 10% परचेजिंग पे टैक्स है, तो हमने 1.264 यहाँ पे उसका वो टैक्स ऐड कर दिया। परचेजिंग हमारी होगी 13.904। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रही है 22, लेकिन हमारे पास और भी कुछ कॉस्ट अभी आएगी। हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है 15% ऑफ बाय बॉक्स, यानी अमेजोन ने जो अपना कमीशन चार्ज करना है। ये 15, 16, 17 भी हो सकता है, कुछ कैटेगरीज में ये 16 और 17 भी होता है।
और ये हो सकता है जब आप वीडियो देख के काम करें तो ये 18 या 20 भी हो चुका हो, या हो सकता है अमेजोन ने 2-3% कम कर दिया हो, तो ये अमेजोन का कमीशन है, अमेजोन की मर्जी है, वो इसको चेंज कर सकता है। हमने लिख दिया जी, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अमेजोन 15% ले रहा है, तो मैंने कर दिया जी 3.426। अब टोटल कॉस्ट होगी 17.33, सारे खर्चे मिला के, अमेजोन की फ़ीस भी। यहाँ पे FBA फ़ीस क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैं खुद शिप कर रहा हूँ, तो इसलिए FBA की कोई फ़ीस नहीं है। मैं थर्ड पार्टी से लेके भेज रहा हूँ या खुद भेज रहा हूँ, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन अमेजोन यहाँ पे मेरे से अपनी इस फीस के अलावा FBA फ़ी वगैरह नहीं चार्ज कर रहा। तो प्रॉफिट मेरे पास आया इसका 5.51। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जितना इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट जो मुझे ROI आया वो है अराउंड 40%, 39.63%, जो कि बहुत अच्छा ROI है। लेकिन जब आप लोग वीडियो देखेंगे, जब आप लोग काम करेंगे, तो आपने ये नहीं देखना कि जी वो 40% था, हमें तो अब 20% मिल रहा है। पहले भी बात की है, PL में, होलसेल में, ड्रॉप शिपिंग में आप लोग याद रखें कि हमने 15% तक मार्जिन रखना होता है। 15 से ऊपर जितना हो जाए वो बहुत अच्छी बात है, ये 50% हो तो क्या ही बात है, लेकिन अगर 15% तक मार्जिन मिल रहा है तो हम इस पे काम करते हैं। कुछ केसेस में हम 10-12% पे भी कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं किसी प्रोडक्ट पे हमें बाय बॉक्स मिला हुआ है, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 10% भी अगर हमें बच रहा है तो ठीक है, प्रॉफिट तो आ रहा है ना। लेकिन ऑन एन एवरेज या डेली रूटीन में हम लोग 15% या उससे ऊपर काम करते हैं। तो ये बहुत आसान है। हम इस पे अगर जस्ट इन केस हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ली, ये प्रोडक्ट हमें मिली $70 की, अराउंड 70 की, परचेजिंग प्राइस है 69.99, महंगी प्रोडक्ट है। 10% उसका परचेजिंग हमने डाल दिया 6.999, परचेजिंग हमारी होगी 76 की। हमारी सेलिंग प्राइस है इसकी $219, और इसकी जो अमेजोन की फीस होगी वो है तकरीबन $33, 32 पॉइंट समथिंग। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ रही है $109 इसकी, लेकिन इसकी सेलिंग प्राइस है हमारे पास क्योंकि 219, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 142% जो ROI आ रहा है। 109 की ली है, 219 की बेच रहे हैं, तो हमारे पास तकरीबन $110 का प्रॉफिट है। लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट्स लकीली आपको मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको डेली ऐसी मिल जाए, या एक दफ़ा अगर मिल गई है तो अब आप उसके बाद सोचें कि मैंने तो ऐसी ही बेचनी है। अल्लाह करे आपको ऐसे ही मिलती रहे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, हमारे पास आ गई, हमने ढूंढ ली, मैंने आपको एग्जांपल दे दी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इतना मार्जिन भी हो सकता है। अब मेरे पास तो है ये प्रोडक्ट, मैंने आपको दिखा दी है, बता दी है, लेकिन आपने अपने माइंड में ये 40 या ये मार्जिन लेके नहीं बैठ जाना। आपने अगर अपने माइंड में रखना है तो देखें, मेरे पास नीचे एक प्रोडक्ट है जिसका ROI 7% है, ऐसी प्रोडक्ट भी है मेरे पास। तो हम लोग हर तरह के प्रोडक्ट देखते हैं, एवरेज 15% से ऊपर, लेकिन इस तरह की अल्लाह करे आपको मिलती रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो जो नॉर्मल है उन पे काम करें। चले जी, आप लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेशन ड्रॉप शिपिंग की भी देख ली है कि कैसे होती है। ये उसकी निस्बत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐड नहीं होती, और जो ऐड हो रही होती हैं वो आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ रहे होते हैं कि ये अमेजोन चार्ज कर रहा है, ये इसका टैक्स है। बहुत सिंपल होता है, सोर्सिंग पे आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट आपको इसमें भी ज़रूर करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप शिपिंग में आपको डेली बेसिस पे ऑर्डर खुद से प्रोसेस भी करने होते हैं। प्राइवेट लेबल FBA में तो होता है ना कि अमेजोन खुद भिजवा रहा है FBA में। अब यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन कहाँ से करना है? जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं। आप एक चीज़ अमेजोन पे बेच रहे हैं, अगर आपने वो वॉलमार्ट पे देखी थी कि वहाँ पे सस्ती है, यहाँ पे महंगी है, तो आप वॉलमार्ट से जाके ऑर्डर करेंगे। अगर आपने देखा कि eBay पे सस्ती थी तो आप eBay से जाके ऑर्डर करेंगे। अब आपको ऑर्डर करने का तरीका आ जाना चाहिए। जिस तरह ड्राइविंग का तरीका आ जाए तो आप किसी भी शहर जा सकते हैं, इसी तरह जब ऑर्डर करने का तरीका आ गया तो अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कहीं पे कलर ब्लू हो सकता है चेकआउट पे, कहीं पे ग्रीन हो सकता है, कहीं पे बास्केट राइट पे हो सकती है, कहीं पे लेफ्ट पे हो सकती है। तो इंटरफेस चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस सेम होता है। तो ओवरऑल प्रोसेस हम जाके सीखते हैं कि ऑर्डर किस तरीके से प्लेस होता है। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आके देख लेते हैं कि हम ऑर्डर किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। अब कोई भी ऑर्डर है, मैं आपको यहाँ पे सारे ऑर्डर्स प्लेस नहीं करके दिखाऊंगा, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। बाकी पे आपको खुद पता है कि किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करना है। जब आपको एक जगह पे तरीका आ गया, हम आए वॉलमार्ट पे और इधर हमने किसी भी शर्ट पे क्लिक कर दिया। हमने अज्यूम कर लिया कि हमें शर्ट का ऑर्डर आया है अमेजोन पर। हमने जाके इसको किया ऐड टू कार्ट। उससे पहले एक चीज़ देखनी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे लिखा है सोल्ड एंड शिप्ड बाय walmart.com, यानी वॉलमार्ट खुद ही बेच रहा है इसको।
इसका फायदा ये होगा कि इसमें डिले नहीं आते। कोई थर्ड पार्टी होगी तो डिले भी आ सकते हैं। ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट मेरे बास्केट में ऐड हो गई है। मैं आया यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास 2 आइटम्स हैं। एक मैंने पहले से ऐड की थी, उसको रिमूव कर देते। आप किसी को भी रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, एड्रेस डालेंगे अपने उस बायर का जिसने आपको ऑर्डर प्लेस किया अमेज़ॉन पर या ईबे पर या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे। उसका आपने एड्रेस वहां से उठाया, यहाँ पे आके एड्रेस, ऐड न्यू एड्रेस, यहाँ पे आपने उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस आ रहा है वो पूरा लिख के सेव पे क्लिक कर देना। सेव करके जब आप कंटिन्यू टू चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कार्ड की डिटेल आएगी जो आपने कार्ड एंटर करना है। यहाँ पे कार्ड एंटर करने के बाद आप अगर इधर से कोई उनकी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं या कुछ भी नहीं लेना चाह रहे तो सिंपली कार्ड की डिटेल एंटर करने के बाद आप प्लेस ऑर्डर कर देंगे तो आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अच्छा, हंटिंग में भी आपने ये बात याद रखनी है। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे तो आपने किसी भी प्रोडक्ट जो आपने फाइनल किया है कि आपने इसको अमेज़ॉन पर लिस्ट करना है तो पहले यहाँ पे आके देखना है कि इस पेज तक आता है, प्लेस ऑर्डर तक की ऑप्शन आती है, तो उसके बाद आपने इसको वहाँ पे लिस्ट करना है। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है और मैंने आपको एक चीज़ और भी क्लियर की है कि ड्रॉप शिपिंग का हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड ओवरव्यू ले रहे हैं। हमारा कोर्स, हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है। हमारा सब्जेक्ट था वर्चुअल असिस्टेंट, जिसमें हमने अमेज़ॉन को पूरा सीखा, होलसेल की भी हमने बात की प्रॉपर, ड्रॉप शिपिंग का भी हम थोड़ा सा डिस्कस करें। तो जो हमारा मेन कोर्स था, मेन टॉपिक था, वो हम सारा सीख चुके हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये भी एक इनकम स्ट्रीम है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीख लेते हैं कि ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम ये हम कहाँ से चेक करेंगे जाके, हमें कैसे पता चलेगा? क्या हम अपने अकाउंटेंट को बार बार पे करेंगे, जी ये ट्रेडमार्क है, और वो 3 महीने के बाद बताएगा ये तो अवेलेबल नहीं है? ऐसा नहीं होता। आप पहले दिन खुद भी देख सकते हैं आपके माइंड में। अब मैंने अपना एक ट्रेडमार्क बनाना है नया, मेरा नाम हाफिज़ अहमद है। मैं कहता हूँ जी मैं हाफिज़ ट्रेडमार्क भी देख लेता हूँ, अहमद भी देख लेता हूँ, हाफिज़ अहमद भी देख लेता हूँ। तो मैं सिंपली साइट पे जाके तीनों चेक करूँगा, वो मुझे बता देगा ये अवेलेबल है या नहीं है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कोई भी ट्रेडमार्क का नाम आप अपने नाम पे रख सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के नाम पे रख सकते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स के इनिशियल रख सकते हैं, कोई भी कुछ भी नाम हो सकता है आपकी मर्जी का। तो आप इसको चेक पहले से कर लेंगे कि किसी के पास है या नहीं है। जब हम देखेंगे ये किसी के पास नहीं है तो हम सिंपली उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। अच्छा, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो 100% आपको मिलेगा। उससे मिलता जुलता किसी का हो, वो उस पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, केस कर दे, आपको नाम चेंज करना पड़े, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन ये हमारा अकाउंटेंट हमें बता देगा, हमारा सॉलिसिटर रेलिवेंट पर्सन जो इसको ट्रेडमार्क को अप्लाई कर रहा है वो बता देगा कि ये किसी और से मिलता जुलता है, इसको करीब करीब भी आप ना रखें, थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, एक लफ्ज़ ऐड कर लें या माइनस कर लें, तो ये सारी चीज़ें वो हमें बताता है, उसके मुताबिक हम उसको फॉलो करते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि हम इसको कहाँ से चेक करें। चलिए हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं और हम आके देखते हैं कि हम ट्रेडमार्क किस तरीके से चेक करेंगे। अच्छा, एक काम तो हम करते हैं कि हम जाएंगे सिंपली गूगल पे, गूगल यूके हमने लिख लिया क्योंकि हमने यूके का ट्रेडमार्क अभी चेक करना है। किसी भी कंट्री का आप चेक कर सकते हैं, जहाँ कभी आप चेक करना चाहें। हमने यहाँ पे लिख दिया यूके ट्रेडमार्क सर्च। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें गवर्नमेंट की वेबसाइट भी आ गई ऑफिशियल। हम लोग नॉर्मली चेक करते हैं जाके, एक हमारे पास वेबसाइट है, ये मैंने आपके सामने खोली है, trademarkeagle.co.uk। इस पे हम क्यों चेक करते हैं कि ये हमें थोड़ी मजीद डिटेल बता देता है कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा या नहीं आएगा। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो ऑफिशियली बताती है सिंपल कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है। वो आपको रिकमेंड नहीं कर रहे होते उस टाइम कि आपको इस नाम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये किसी से मिलता जुलता है या नहीं है। आपको तरीकाकार जब आ गया, अब आप किसी भी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है सर्च बाय कीवर्ड, फ्रेज और इमेज। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी नाम जो भी आप ट्रेडमार्क रखना चाह रहे हैं वो वहाँ पे देंगे, वो आपको बता देगा इससे रेलेवेंट किसी के पास है या नहीं है, अगर है तो किसके पास है, कब से है, डिटेल आ जाएगी। सर्च पे आप जो भी डिटेल एंटर कर देंगे। अब मैं एक जगह पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि कोई भी प्रोसेस जो आपको आ गया है, अब आप किसी भी वेबसाइट पे जाके वो काम कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क ईगल पे जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी तरह आपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा जी हाफिज़,
या पूरा नाम मैंने लिखा हाफिज अहमद। अब मैं ढूंढता हूं कि यूके में ये ट्रेडमार्क अवेलेबल है कि नहीं है। अब वो पूछ रहा है क्लासेस। क्लासेस का मतलब कि किस क्लास में आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाह रहे हैं, किस फील्ड में, किस कैटेगरी में, टेक्सटाइल में या मोबाइल में या इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट में या स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट में। मैं ऐसे कहता हूं जी मुझे टेक्सटाइल में बेचना है, मैं कहता हूं जी ठीक है 24 क्लास या टेक्सटाइल बेडिंग कुशंस ये आ रही है। मैंने कंटिन्यू कर दिया। आप मल्टीपल क्लासेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 3 4 5, और ये ऑप्शन कभी ख़त्म भी हो सकती है कि आप 2 करें। अभी ये है कि आप 8 तक कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर ज़्यादा ऑप्शन ना आ रही हो आप अलग अलग, लेकिन आपको तो अपनी प्रोडक्ट का पहले से पता होगा। जब आप हंट कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी ये प्रोडक्ट है तो इसको किस कैटेगरी में जाना है। अच्छा, यहाँ पे इसने मुझे क्या कहा है, एक्सीलेंट न्यूज़, देयर आर नो इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर हाफिज अहमद। वो ये कह रहे हैं कि इससे मिलता जुलता ट्रेडमार्क, यानी इसके करीब करीब तो होंगे, लेकिन कोई ऐसा ट्रेडमार्क पहले नहीं है कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाए या जो कोई बंदा कहे जी इसको ना करने दे रजिस्टर्ड, ये तो मेरे नाम से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपने कोशिश करनी है कि क्योंकि ये आउटसोर्स होता है काम, तो आपका अकाउंटेंट ये काम करेगा। हाँ, आप में से अगर कोई इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे तो अलग से ये एक इनकम स्ट्रीम भी हो सकता है कि आप सिर्फ ट्रेडमार्क के सर्विसेज दे के भी पैसे कमा सकते हैं। अब हम वापस जाते हैं और अब हम लिखते हैं सिर्फ हाफिज, और हमने नेक्स्ट किया। उसने कहा जी क्लास, हमने कहा जी क्लास 24 ही है, कंटिन्यू। अब ये हमें बताएगा कि क्या हाफिज आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। हाफिज अहमद तो उसने बताया कि आप कर सकते हैं, लेकिन अब हमने एक वर्ड कर लिया ना, पहले 2 वर्ड से। यहाँ पे देखें उसने मुझे एरर दे दिया। उसने कहा देयर आर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर हाफिज। हाफिज अहमद पे उसने कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन हाफिज पे है। क्यों है? उसने नीचे बता दिया कि ये एक नाम आ रहा है, मैं अब आपके सामने नहीं लूंगा, ये किसी की भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल हो सकती है, ये ट्रेडमार्क नंबर है, रजिस्टर्ड है ये। उसने कहा ऑलरेडी हाफिज और इसके साथ एक और नाम मिला के ये ट्रेडमार्क किसी का है और वो रजिस्टर्ड है, 2018 से रजिस्टर्ड है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन हाफिज अहमद में नहीं है मसला, क्योंकि उसमें हाफिज के साथ एक और लफ्ज़ भी आ गया अहमद। अब हम इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट जिस फील्ड से है अगर उससे रेलिवेंट कोई हमें ट्रेडमार्क मिल जाए। यानी फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट है टेक्सटाइल से रिलेटेड, तो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है उसका ब्रांड हाफिज अहमद हो सकता है। टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है, हम अगर कोशिश कर लें कि कोई ऐसा लफ्ज़ टेक्सटाइल्स तो नहीं मिलेगा हमें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, या टेक्स प्रोडक्ट्स, कोई भी ऐसा कि जिसमें टेक्सटाइल के रिलेटेड कोई लुक आ रही हो। ये अब ज़रूरी तो नहीं है, आप कोई भी ब्रांड उठा के देख लें, नाम ब्रांड का टोटल चेंज होता है, प्रोडक्ट और होती है, हो सकता है। लेकिन अगर सेम हमें मिलता जुलता मिल जाए अच्छी बात है, वरना जो भी आप ब्रांड नेम रखना चाहें, अपने नाम से रखना चाहें, अपने फैमिली मेम्बर्स पे सारों के मिला के इनिशियल्स, कुछ भी जो भी आप ट्रेडमार्क रखना चाहें वो आप यहाँ पे देख के कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे कोई रैंडम चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं जी हम अपने ब्रांड का नाम रखेंगे, रैंडम हम नाम रखते हैं, कोई कुछ भी मैंने एंटर कर दिया, नेक्स्ट किया। वो कह रहे जी क्लास बताएं। क्लास एक दफ़ा आपको डी सेलेक्ट करके दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मैंने 3 कर दी जी, इस दफ़ा मैंने 3 क्लासेस की हैं और अब ये मेरे सामने उसके रिजल्ट्स लेके आ रहा है। उसने कहा जी एक्सीलेंट न्यूज़, जिस तरह पहले उसने हाफिज अहमद पे दिया था कि कोई इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही रैंडम मैंने अल्फ़ाबेट्स ऐड किए ना। तो जो भी नाम आप रखना चाहें सिंपली यहाँ पे आके, या यूएसए में या जिस कंट्री में भी आप वहाँ पे ढूंढें, गूगल करें कि हाउ टू चेक ट्रेडमार्क, या ट्रेडमार्क सर्च जिस कंट्री में करनी है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे जाके आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप शिपिंग में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है अकाउंट की हेल्थ, यानी कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, लेट शिपमेंट रेट है, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्यों ज़रूरी हैं, इसकी परसेंटेज क्या होती है, ये भी हम चल के स्क्रीन पे देखते हैं। लेकिन अकाउंट हेल्थ आपने ड्रॉप शिपिंग करते हुए दिन में 2 दफ़ा लाजमी चेक करनी है, हर 12 घंटे के बाद चेक करनी है कि कोई पॉलिसी वॉलेशन तो नहीं आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट या कोई भी जो भी अमेज़ॉन ने एक आपके लिए नंबर्स फिक्स किए हैं, वो डिफेक्ट रेट हो या फुलफिलमेंट रेट हो या कैंसिलेशन रेट हो, उस टारगेट के अंदर अंदर रह के हम लोग काम कर रहे हैं। ये सारा क्या होता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं
सेलर सेंट्रल पे अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। परफॉर्मेंस पे आके हमारे पास एक टैब आ रहा है अकाउंट हेल्थ का। ये क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं कि हमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, किसकी क्या परसेंटेज है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक चीज़ आप लोगों ने दोबारा माइंड में रख लेनी है, कोई भी चीज़ जो आज राइट पे आ रही है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो लेफ्ट पे आ रही हो। आई मीन जब आप अपने अकाउंट पे प्रैक्टिस करेंगे, ज़ाहिर वीडियो में तो रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे तो यही आएगा, तो ये चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। हमारे पास आ रहा है लेट डिस्पैच रेट। अब ये लेट शिपमेंट रेट भी हो सकता है किसी मार्केट में, यहाँ पे वर्ड चेंज भी हो सकता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि टारगेट लिखा है कि अंडर 4%, यानी अगर आपके पास 100 ऑर्डर्स आए हैं तो उनमें से 4, मैक्सिमम 4 आप लेट डिस्पैच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 4, 3, 2, 1 यानी लेस देन 4%। हर 100 में से 4 तक आपके पास गुंजाइश है, इससे ज़्यादा करेंगे तो अकाउंट आपका सस्पेंशन की तरफ चला जाएगा। फिर हमारे पास आ रहा है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। इसका टारगेट है 2.5% और ये टारगेट्स भी चेंज हो सकते हैं कभी भी। अमेज़ॉन की मर्जी, अमेज़ॉन की पॉलिसी है, वो जब चाहे उसको चेंज कर सकता है। अच्छा, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट है क्या? इसका मतलब है कि ऑर्डर आपने डिस्पैच करने से पहले कैंसिल कर दिया। अब जाहिर है ये आप तभी कैंसिल करेंगे जब आपके पास आइटम नहीं है, आप अरेंज नहीं कर पाए, आपने सेल कर दिया, अब आप अरेंज नहीं कर पाए, आउट ऑफ स्टॉक हो गई, कोई भी मसला हो गया, तो आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि आप जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो आपको पता हो कि अरेंज हो जाएगी। पीएल में और होलसेल में तो आप पहले लेके रखते हैं ना, ड्रॉप शिपिंग में आपने बाद में लेनी होती है। तो आपके पास इनफ सप्लायर्स होने चाहिए, आपकी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। तो इसका रेट है 2.5%, यानी वही 100 में से 2.5%, यानी 2 ऑर्डर्स पूरे और 1 आधा। ये इसने एक एवरेज दे दी ना आपको। उसके बाद है वैलिड ट्रैकिंग रेट। अब ये वैलिड ट्रैकिंग नंबर भी हो सकता है, कुछ भी लफ्ज़ हो सकता है। इसका है टारगेट ओवर 95%। हर 100 में से 95 से ऊपर ऑर्डर के जो ट्रैकिंग है वो वैलिड होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट, जिसका टारगेट है अंडर 1%। अंडर 1% का मतलब है कि 100 में से मैक्सिमम 1 ऑर्डर डिफेक्ट, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऑर्डर ख़राब है, कोई मसला है, और ये आपके पास बाकी चीज़ें भी यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर कोई चार्जबैक क्लेम होगा तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। A to Z गारंटी क्लेम अगर किसी कस्टमर ने कोई किया है तो यहाँ पे आएगा। नेगेटिव फीडबैक्स का यहाँ पे आएगा। इनवॉइस डिफेक्ट रेट, यानी आप इनवॉइस वगैरह जो इशू करते हैं, इनवॉइस से रेलिवेंट कोई भी चीज़ है, उसमें मैक्सिमम जो डिफेक्ट रेट है वो अंडर 5%, यानी 100 में से मैक्सिमम 5 गलतियाँ आप कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसने जो हमें टारगेट दे दी इतनी गलतियाँ हमने करनी ही करनी है, कि हर 100 में से हम कहें जी 100 में से 4 की है या 5 की है, चलें जी 5 कर लेते हैं। तो अगले 100 में अगर आपसे 10 होगी तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपने कोशिश करनी है कि ना ही हो गलतियाँ, ताकि अगर कभी किसी 100 में ज़्यादा भी हो जाते हैं, ये तो ओवरऑल काउंट होगा ना, एवरेज काउंट होगी आपके, कि एवरेज आपके जो डेली के, वीकली, मंथली ऑर्डर आ रहे हैं, तो महीने में या 2 हफ्ते में एवरेज आपका ये डिफेक्ट रेट क्या है। हर 100 का अलग अलग नहीं काउंट होना। तो आपने ओवरऑल कोशिश करनी है कि हमें मसला होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई पॉलिसी वायलेशन वार्निंग है तो वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। अब ये 0 लिखा आ रहा है। तो अकाउंट हेल्थ आपका काम है डेली बेसिस पे देखना। आप डेली जब काम शुरू करेंगे और जब काम एंड करेंगे, 2 दफ़ा आप परफॉर्मेंस पे आके अकाउंट हेल्थ को देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, कोई कंप्लेन तो नहीं है, कोई प्रोडक्ट की कंडीशन के रिलेटेड तो नहीं है, फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज। ऐसे प्रोडक्ट में तो मैंने आपको बताया कि हम जाएंगे ही नहीं। जो भी गेटेड कैटेगरी की होती है, फूड से, हेल्थ से रेलिवेंट है या मेडिकेशन से रेलिवेंट है, तो कोई भी अदर पॉलिसी वायलेशन, कोई भी पॉलिसी वायलेशन है तो वो हमारे पास यहाँ पर आ रही होगी। हमने कोशिश तो पूरी करनी है कि किसी भी सूरत में हमारा अकाउंट सस्पेंड नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हो जाता है, तो मसला आ जाता है, तो अगली वीडियो में मैं आपको उसका तरीकाकार बताऊंगा कि हम उसको रीइंस्टेट कैसे करवाएंगे। चलें जी, अकाउंट हेल्थ आप लोगों ने देख ली, सीख ली, प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया और बता दिया। पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे जब हम अकाउंट का ओवरव्यू ले रहे थे सेलर सेंट्रल का। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसके जो नंबर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, इसकी परसेंटेज चेंज हो सकती है। तो जो भी परसेंटेज होगी हम सिंपली उसको फॉलो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में अभी हमने देखा है अकाउंट हेल्थ के बारे में कि अकाउंट हेल्थ में हमें ऑर्डर डिफेक्ट रेट वगैरह और ये सारी चीज़ें कहाँ पे शो होती हैं। अभी हम जानते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड होता है।
तो सबसे जो ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड होता है वो होता है ट्रैकिंग नंबर ऐड करने में डिले या गलत ट्रैकिंग ऐड करने में। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो 95% से ऊपर करेक्ट और ऑन टाइम होनी चाहिए। अब ये परसेंटेज 1-2% ऊपर नीचे भी हो सकती है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब चेंज भी हो सकती है, उसके 2 महीने बाद कुछ और भी हो सकती है। तो जो भी उस वक्त चल रही हो, आपने कोशिश करनी है कि उस लिमिट के अंदर अंदर ही रहना है, अदरवाइज आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। फिर ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ऑर्डर में कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, वो लेस देन 1% होना चाहिए। अब ये परसेंटेज भी चेंज हो सकती है। फिर हम आ जाते हैं LSR पे, लेट शिपमेंट रेट। वो भी आपने कोशिश करना है कि आपका 3-4% से ज़्यादा ना हो। लेट शिपमेंट क्या है कि आपने अपने कस्टमर को, अपने बायर को बताया था कि आपका ऑर्डर विद इन 24 आवर्स डिस्पैच हो जाएगा, लेकिन आपने वो लेट डिस्पैच किया, 1 दिन के बाद किया, 2 दिन के बाद किया, 24 आवर्स से ऊपर टाइम हो गया, तो ये लेट शिपमेंट है। लेट शिपमेंट अगर 3-4% या 2% अमेज़ॉन अलाउ कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो लाजमी करना है, वो हमने कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल ही ना करें। अच्छा, अब अगर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो हम अपील किस तरीके से करेंगे? अपील के लिए कुछ तो आपको फॉर्मेट्स वगैरह मिल जाएंगे, टीम आपको दे देगी, मुझसे भी आप लेना चाहें, कहीं आप पूछना चाहें तो आपको वो कुछ अपील्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप वो अपील आगे भेज देंगे उसी तरह से, तो फिर आपका अकाउंट रीइंस्टेट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कोई जो भी हम लोग अपील करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अपील एक पकड़ा देता हूँ, वो कोई ग्लास की लिस्टिंग थी, वो सस्पेंड हुई थी, मैंने अपील करवा के रीइंस्टेट करवा ली। अब मैंने आपको भेजा, आपने कॉपी पेस्ट कर दी, आप बेच रहे हैं मोबाइल का कवर, तो वो देखते ही समझ जाएगा कि ये बंदे को इतना भी नहीं पता कि इसने जिसकी उठाई है, इसने ग्लास को चेंज करके मोबाइल कवर भी नहीं लिखा। तो इसलिए आपको इतना पता होना चाहिए, वो जिस तरह एक बात मशहूर है ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। वो नकल का मतलब ये नहीं कि उठा के सीधा कर दें ताकि चांस ही ना बचे कोई रीइंस्टेट होने का। तो ऐसे काम नहीं करने, आपने उसको अच्छे तरीके से देखना है, फिर उसमें चेंजिंग करनी है, प्रॉपर चेंजिंग करनी है। आपको एक बस उसका फॉर्मेट मिल जाएगा, मल्टीपल फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, ये भी हो सकता है, ये भी, आपने फिर उस सब का मिला के अपना एक देखना है। अच्छा, अपील्स का आपके पास राइट होता है 3 दफ़ा अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। पहली दफ़ा आप खुद कर सकते हैं, सेकंड टाइम खुद ना करें, किसी प्रोफेशनल से करवाएं। प्रोफेशनल होते हैं जो आपका अकाउंट रीइंस्टेट करवा के देते हैं, वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। अब उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता होता है एक एक चीज़, एक एक लाइन क्या लिखनी है, क्या करना है, ये चीज़ आउटसोर्स होती है। अगर आप थर्ड पे चले जाते हैं, तो थर्ड भी अगर उसने रीइंस्टेट नहीं किया आपका थर्ड अपील पे, तो आपका अकाउंट परमानेंट सस्पेंड हो जाता है। ये एक और बात है कि परमानेंट सस्पेंशन को भी डिफरेंट कंपनीज होती हैं, लॉयर्स होते हैं, वो कोशिश करके रीइंस्टेट करवा लेते हैं। बहुत टाइम टेकिंग होता है, अच्छी खासी फीस वो लोग चार्ज करते हैं। हमने पहले कोशिश करनी है हमें इसमें जाना ही ना पड़े, थर्ड अपील पे जाना ही ना पड़े। अच्छा, आपको तो पता होगी रीज़न कि क्यों सस्पेंड हुआ है, आपको खुद भी आइडिया होगा ना कि लेट शिपमेंट की वजह से हुआ है, गलत ट्रैकिंग की वजह से हुआ है, क्या रीज़न हुई है। लेकिन आपने क्या करना है, अमेज़ॉन को कॉल करनी है, या आपने किसी फ्रेंड से कॉल करवानी है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती प्रॉपर, यानी अमेज़ॉन से आपने कॉल बैक अरेंज की, आपने, अब वो आपको एग्जैक्ट रीज़न नहीं बताएंगे कि सेक्शन 3 लगा दिया, सेक्शन 3 में भी आगे सब कैटेगरीज होती हैं कि किस वजह से हुआ। अब आपने बेसिकली उसका उनको एक प्लान ऑफ एक्शन बना के देना है कि जी मुझसे ये गलती हुई है, गलती माननी है, और फिर आपने कहना है जी नेक्स्ट मेरा ये प्लान ऑफ एक्शन है, मैं ये काम करूँगा तो बेहतर हो जाएगा मेरा मामला, और होपफुली कि मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा कि मेरा अकाउंट दोबारा सस्पेंशन की तरफ जाए। तो आप कॉल पे उनसे तरीके से कि अच्छा मेरी ये चीज़ तो ठीक थी, क्या रीज़न हुई, तो वो भी आखिर ह्यूमंस है ना जो आपको कॉल कर रहे हैं, रोबोट्स तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं बातों बातों में वो आपको बता बैठते हैं, लेकिन पूछना तरीके से, डायरेक्ट पूछेंगे जी मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ, क्या मसला आया है, इसमें एग्जैक्ट रीज़न बताएं, वो आपको नहीं बताएगा। आपने कहना जी दे मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से काम करता हूँ, हाँ 1-2 दिन टीम मेंबर्स को कोई इशू था, कोई ऑफ पे था, या कोई मसला हो गया था, किसी का फैमिली प्रॉब्लम था, जो भी हो जेन्युइन बात वो आपने बता देनी है। और आपने कहना जी मैं खुद समझ नहीं पा रहा, ट्रैकिंग आईडी भी मेरी ठीक थी और बाकी चीज़ें भी सारी, ऑर्डर डिफेक्ट रेट भी नहीं था, मैं टाइम पे शिप करता रहा हूँ, तो मुझे कोई रीज़न, इस तरह बातों बातों में 70-80% चांसेस है कि वो आपको बता बैठेंगे। अदरवाइज वैसे ही आपको खुद ही पता होगा पहले से ही कि आपने क्या गलती की है कि अकाउंट सस्पेंड हुआ है। तो जिस वजह से भी अकाउंट सस्पेंड हो उसका प्लान ऑफ एक्शन देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आप लोगों ने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कोर्स हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है।
तो हमने किन किन वैल्यूज़ का ख्याल रखना है जब हम इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं। हमने देसी तरीके से काम नहीं करना। पाकिस्तान में काम करने का स्टाइल और होता है, हम लोगों को शायद वो चीज़ें नहीं पता होती। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ तरीका डिफरेंट होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर आप इन सबको फॉलो नहीं करेंगे तो वो कोई आपको सजा देंगे या कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं, अकाउंट पहले कोई वार्निंग आ गई, अकाउंट सस्पेंड हो गया, लेकिन हमने इस वजह से नहीं, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमने वहाँ पे इन मॉरल वैल्यूज़ का ख्याल रखना है। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज़ आती है प्रोफेशनलिज्म। यानी प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये है कि आपने इंतहाई प्रोफेशनल होकर काम करना है। देसी तरीके से नहीं काम करना कि जो उसने कहा था 9 बजे मीटिंग है तो आपने कहा जी चले 9:10 तक, आपने 9 बजने से 10 मिनट पहले रेडी होना है। ये पाकिस्तान में स्टाइल चल जाता है कि जी मैं 10 बजे पहुंचूंगा तो 11 बजे पहुंच रहा हूँ। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमने सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें हर काम में जो कमिटमेंट की है, कोई भी काम है तो हर चीज़ में प्रोफेशनल रहना है। सेकंड आ जाता है बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट से क्या मुराद है? आप कहते हैं जी हमारे पास कौन सा उसके पैसे हैं, हम इसमें क्या कर लेंगे। देखें, इसमें करने को आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप करना शुरू हो जाना, ये बता इसलिए रहा हूँ कि ये अनएथिकल है, नहीं करना। कि आपने किसी से पिक्चर्स बनवाई, उसको $100 पे करने थे, आपने क्लाइंट को कहा जी 150 लगेगा, आपने उसे कहा जी 50 बैकेंड से मुझे दे देना, आप बड़ी आसानी से पकड़े जाते हैं। हर बंदे को पता होता है कि मार्केट में किस चीज़ की क्या प्राइस है। तो आपने हमेशा ईमानदारी से काम करना है। आपको वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके पे कर रहा है, तो ये आपका काम है उसके लिए फोटोग्राफर ढूंढना, उसके लिए कंटेंट राइटर ढूंढना, तो अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना है। आगे हमारे पास आ जाता है कि हमने, मतलब इसको सिंपली कह लें, बी ट्रांसपेरेंट। आपने बिल्कुल साफ काम करना है। आपने उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी काम है, कोई आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट बनवाया, कुछ भी है, तो उससे कोई चीज़ छुपानी नहीं है। अपने चंद पैसे बचाने के लिए, या ये कि अगर आपसे कोई गलती होगी तो उसको एडमिट करना है। और बल्कि जब आप गलती को एडमिट करेंगे तो अगले को भी इस चीज़ का एहसास होगा कि ये बंदा ईमानदार है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम कर रहा है, अगर कोई मसला आएगा तो ये मुझे बता देगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी वो बात छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए अगले का लॉस कर दें, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है जो हमने फॉलो करना, वो है कॉम्पिटेंसी। यानी आपने जो अपना काम करना है उसमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए पूरी। ऐसा नहीं है कि आपको आधा काम आता है, आपने बस उतना ही कर दिया। आपने पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से पूरा काम करना है, पूरा फोकस होकर काम करना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ में अभी मुकम्मल एक्सपर्ट नहीं हुए हैं तो आपने थोड़ा वेट कर लेना है, 1-2 वीडियोस और देख लेनी है, लेक्चर रिपीट कर लेने हैं। लेकिन जब काम करना है तो वो इस तरह का काम करना है कि अगले बंदे को पता हो कि ये कॉम्पिटेंट बंदा है, इसको अपनी फील्ड का, अपने काम का अच्छे तरीके से पता है। फिर आ जाती है हमारे पास कम्युनिकेशन। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, कम्युनिकेशन और चीज़ है, लैंग्वेज और चीज़ है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन वे बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने थैंक यू बोलना है, छोटी सी कोई उसने आपका काम किया, कोई बात हुई, थैंक यू बोलना है, कोई गलती होगी सॉरी बोलना है। तो कम्युनिकेशन में सिर्फ ज़बान नहीं आती, कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ है कि आप कोई भी ज़बान है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, कोई हार्श वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी, उसने फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है कि जी आप कल ज़रा 1 घंटा फ्री हैं, आपके यानी कमिटमेंट नहीं थी उससे, आपने ऑफ लिया, कोई भी बात है, उसने पूछा जी आप 1 घंटा फ्री हैं कल, ज़रा अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो आप उसे ये रिप्लाई नहीं करेंगे जी यस वी कैन, नहीं, उसे बताना कि जी यस इट्स पॉसिबल, वो विल डेफिनेटली हैव अ मीटिंग, आप बता दें आप कब बैठना चाह रहे हैं, हम उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। थोड़े से सिर्फ यस नो में बात नहीं करनी, अच्छे अल्फाज यूज़ करके थोड़ा तफसीली जवाब देना, ताकि अगले को रिस्पेक्ट फील हो कि ये सिर्फ सर से नहीं उतार रहा, ये वाकई काम करना चाह रहा है। फिर आ जाता है हमारे पास कि हमें उनके साथ कोऑपरेटिव रहना है, बी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव आप कैसे रहेंगे? जैसे मैंने अभी पहले आपसे बात की है, कम्युनिकेशन में हमने बात कर ली है। कोऑपरेटिव ऐसे कि अगर वो कोई आउट ऑफ द वे कभी आपसे टाइम चाह रहा है, कोई बात है, तो आप उसे मैनेज करेंगे, उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। उसे ये नहीं बताएंगे नहीं जी मेरे तो 4 घंटे तो पूरे हो गए, अब मैं काम नहीं करूंगा। उसको भी कोई वीएस की कमी नहीं है, वो कोई और ढूंढ लेगा। तो आपने हमेशा उसके साथ कोऑपरेट करके काम करना है। किसी के साथ भी काम करना है तो फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट वाले के साथ काम किया, अब आप वीए हैं, आपने क्लाइंट के लिए कंटेंट वाला ढूंढ लिया, उसने आपको लिख के दिया और उसने कहा कि आप भी प्लीज़ एक नज़र देख लें, आप उसे कहें जी मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं करना आपने, अगरचे आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि आप देख लें तो आप उसके साथ कोऑपरेट करें, एक नज़र पूरा देख लें, कोई ग्रामरली है या कोई भी ऐप है वो आप भी यूज़ करके देख लें कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ भी है तो आप उसके साथ, कोई भी मामला है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, आपका A+ कंटेंट लिखने वाला है, आपके लिए फोटोग्राफर है,
पीपीसी आप चला रहे हैं, क्लाइंट के साथ कोई भी काम है, तो हमेशा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करें। फिर आपने मीटिंग डेडलाइन का खास तौर पे ख्याल रखना है। अब मीटिंग डेडलाइन से मुराद ये नहीं है कि मीटिंग, इससे मुराद है डेडलाइन को मीट करना। कोई भी डेडलाइन है, उसने आपको डेडलाइन दी कि जी आपने ये मेरी पिक्चर्स हैं, ये आपने 3 दिन में करके देनी है, या आपने उसे बता दिया मैं 3 दिन में करूंगा, तो भाई आपने वो 3 दिन में करनी है। नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब गलत बात है, अफसोस की बात यह है कि जब भी हमें कोई काम होता है, जरूरी कोई कमिटमेंट होती है किसी से, तो फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है। मतलब ये आपको भी पता है कि नहीं होती और लोग डेथ कर देते हैं, मतलब फुप्पी चाची नानी ताई तो लोग वैसे ही मार देते हैं ना, और कई कई दफा मारते हैं। स्कूल में भी सब लोग मार चुके होते हैं, फिर कॉलेज में आके मारते हैं, जो मतलब कितनी दफा एक बंदा होता है उसको कुछ सैकड़ों दफा पाकिस्तानी मार देते हैं। तो आपने इंटरनेशनल लेवल पे अपने फैमिली मेंबर्स नहीं मारने प्लीज। ये थोड़े से मेरे हार्श वर्ड्स हैं, आपने अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं मारना। जब अल्लाह ने उन्हें जिंदा रखा है या अल्लाह ने जिनको उठा लिया, तो एक दफा उठ के दोबारा नहीं आपने उन्हें उठाना। आपने क्लाइंट को, आपके क्लाइंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरनेशनल मार्केट में कि आपके फला फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है, उसे क्या गर्ज है। बी ऑर्गेनाइज्ड। बी ऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा, एक तो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ और सेम क्लाइंट के साथ भी आपने उसको जो रिपोर्टिंग करनी है वो किसी प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू हो, हर चीज चैनलाइज्ड हो। ऐसा नहीं कि उसे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया ये काम हो गया, ये काम हो गया। अलग से अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है, या डिफरेंट टूल्स हैं, गूगल के मल्टीपल टूल्स हैं जहां पे वो आपको टास्क देता है, आपने उसको रिपोर्ट करनी होती है। अगर आपके क्लाइंट को नहीं पता ऐसे टूल्स का, आपने उसे खुद बताना है। आपने कहना जी ये ऑर्गेनाइजर है, ये एक प्लानर है, इसके अंदर आप मुझे टास्क देंगे, मैं आपको काम करके दूंगा या काम करके दूंगी। तो आपको पता होगा, आपके पास एक ही ऐप के अंदर सारी डिटेल आ रही होगी कि आपने कब कब मुझे क्या क्या टास्क दिया था और मैंने उसको क्या क्या किया, उसके अगेंस्ट मैंने काम किया नहीं किया, कितने दिन में किया, सब रिपोर्ट्स आ रही होंगी। ये आपने खुद गाइड करना है अपने क्लाइंट को। और आप खुद सोचें कि जब आप अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने क्लाइंट को खुद बता रहे हैं कि ये एक ऐप है जो आप यूज करेंगे, तो वो कितना इंप्रेस होगा और आपसे कितना लॉन्ग टर्म काम करेगा वो। फिर मल्टीपल क्लाइंट से अब आपने एक को 3 घंटे दिए, एक को 2 घंटे, एक को 4 घंटे, तो ये नहीं है कि उसके टाइम में उसको मैसेज करना शुरू हो गया, उसके टाइम में चले अभी इसको कर लेता हूँ। प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलना है। फिर हमारे पास आता है स्टिक टू दी बजट, यानी आपने क्लाइंट को पहले से एक बजट बना के दिया। ज़ाहिर है आपने उसे बताया कि प्रोडक्ट इतने की मिलेगी, इतने में पहुंचेगी, इतने की सेल होगी, इतना हम पीपीसी चलाएंगे। आप एक शीट बनाते हैं ना, एक बजट शीट बनाते हैं। अब आपने उसे जो बजट शीट बना के दी है, आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर ही उसका काम करना है, क्योंकि उसके माइंड में होगा कि इस बंदे ने मुझे बजट बना के दिया था $20,000 का, अब तो ये 25-30 चला गया। जा भी सकता है, ये आपने एक रफ आइडिया देना होता है, लेकिन इतना रफ नहीं देना कि 10,000 बताए और अगले का 20,000 लग जाए। हाँ, $1,000-3,000 ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ केसेस में ऊपर भी जा सकता है, कुछ केसेस में कम भी हो सकता है। आपने इतनी मेहनत से काम करना है कि आपको पता हो कि मैंने बजट के अंदर रहते हुए काम करना है। आपकी थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी से उसका अगर बजट इंक्रीज हो जाता है तो ये आपकी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपने उसकी जो चीज़ें हैं, कोई भी उसका पासपोर्ट है, उसकी डिटेल्स हैं, सारा बहुत सी डिटेल्स आपके पास होंगी। आईडी क्रिएट करते हुए उसका ब्रांड का नाम, उसकी सेल्स कितनी हो रही हैं, उसकी सारी चीज़ों को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है जी आपने पहले किसी का काम किया है तो बताएं, आप उसे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं ब्लर करके कि जी देखिए इतनी सेल्स मैंने ली हैं। वो कहता है जी नहीं, मुझे ब्लर किए बगैर भेजे, मैं अमेजोन से भी वेरीफाई करता हूँ, मतलब एज अ बायर अकाउंट जाके देखता हूँ कि ये है, ये प्रोडक्ट है। तो आपका क्या ख्याल है, आप उसको दे देंगे तो वो आपको हायर करेगा? वो कहेगा ये जिसकी डिटेल आज मुझे दे रहा है कल ये मेरी किसी और को देगा, वो आपको कभी भी हायर नहीं करेगा। आप भूल जाएं कि वो इस बेस पर आपको हायर कर लेगा। तो आपने एक तो अपने क्लाइंट के साथ नाइंसाफी की, बेईमानी की, और दूसरा आपने अगला क्लाइंट भी लूज कर दिया। तो आपसे कोई भी मांगे, आपने किसी भी सूरत किसी का कॉन्फिडेंशियल डाटा कभी शेयर नहीं करना। इन सारी मॉरल वैल्यूज का ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, हम लोग कोर्स की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हम थोड़ी सी बात करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं कि हमने इस पूरे कोर्स में क्या सीखा। और अब जब हम मार्केट में जाएंगे, यानी अपनी सर्विसेज को बेचने जाएंगे, तो किस किस तरीके से अपने सर्विसेज बेचेंगे, किस तरीके से हम डॉलर्स या पाउंड या यूरो कमाएंगे। ओवरव्यू में हमारे पास आ जाता है जी, हमने सीखा था प्रोडक्ट हंटिंग, कि प्रोडक्ट आप किस तरीके से हंट करते हैं, अपने क्लाइंट को देते हैं कि आप अमेजोन पर ये बेच लें। प्रोडक्ट सोर्सिंग की हम लोगों ने बात की थी, हमने पीपीसी की बात की थी, हमने लॉन्च रैंक की बात की थी, हमने एक्सटर्नल ट्रैफिक की बात की थी। अच्छा, इस पूरे कोर्स का जो सबसे बड़ा मजा है वो ये है कि अगर आप किसी खास एरिया में ग्रिप कर लेते हैं तो आप वहां से भी पैसे कमा लेंगे। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनको प्रोडक्ट सोर्सिंग या पीपीसी ज्यादा पसंद आ गई होगी, वो आप सिर्फ वो वाली सर्विसेज दे के भी पैसे कमा सकते हैं।
यकीनन आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया है वैसे भी, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं आई तो आप उसको रिपीट कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी खास एरिया में भी रहें तो आप पैसे कमा सकते हैं। अब कैसे? आप फाइवर अपवर्क पे जाते हैं, अपनी वहाँ पे गिग्स बनाते हैं। आप फाइवर पे बनाते हैं जी आई कैन डू प्रोडक्ट हंटिंग फॉर यू, या आई कैन फाइंड अ गुड प्रोडक्ट फॉर यू। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हंटिंग की ही आप 5-10 गिग्स लगा देते हैं, आप सिर्फ कीवर्ड रिसर्च की गिग्स लगा देते हैं, आप सिर्फ पीपीसी की सर्विसेज, यानी गिग्स से मुराद है आप जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो एक तो है कि आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं A to Z, कि जी मैं A to Z आपका अकाउंट हैंडल करूंगा, मुझे सारा काम आता है, प्रोडक्ट हंटिंग से लेके सोर्सिंग, लॉन्च रैंक तक सब कुछ मैंने हैंडल करना है आपका। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। अब इस कोर्स के लिए इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, अच्छी इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। अब वो क्यों ज़रूरी नहीं, मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता देता हूँ कि ये काम है स्किल्स का। आपके क्लाइंट ने आपको कहा कि मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे दें, अब आपने उसे हंट करके दे दी, हंट करके दे दी। अब उसने आपसे कहा था मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे दे, आपने हंट करके दी, आपकी इतनी कम्युनिकेशन हुई। इसमें आपकी कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट की हद तक है बस, कि आपने उसको रिपोर्ट करना है। उसमें अगर आप गलत ग्रामर भी यूज कर लेंगे वो आपको कुछ नहीं कहने वाला। उसने देखना है कि उसे स्किल से गर्ज है कि मुझे प्रोडक्ट अच्छी दी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही कमाल की, प्रोडक्ट हंट करने नहीं आती, तो वो कहेगा भाई थैंक यू, उसे जरूरत नहीं है हमारी। तो यहाँ पे इस कोर्स के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी मैटर नहीं करती। हाँ अच्छी हूँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इंग्लिश की मैंने क्यों बात की? जिनकी बहुत अच्छी है वो क्या कर सकते हैं? वो अमेज़न की कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं अलग से। सिर्फ कंटेंट राइटिंग के सर्विसेज दे के पैसे कमा सकते हैं आप लोग। सिर्फ अमेज़न की फोटोग्राफी के सर्विसेज दे के अच्छे पैसे कमा सकते हैं आप लोग। सिर्फ पीपीसी की सर्विसेज दे के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो अलग से सिर्फ एक हिस्से में उसको फायदा हो सकता है, वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग में वो बेनिफिट उठा सकते हैं अपनी अच्छी स्किल्स का कि वो सिर्फ सोर्सिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें। छोटे छोटे ग्रुप्स भी आप लोग बना सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के बना सकते हैं। 4 लोगों का आपने ग्रुप बना लिया, एक को हंटिंग अच्छी आती है, एक को सोर्सिंग, एक क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, एक को पीपीसी आती है। अब आप मिलकर काम कर रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। तो आपने एजेंसी बिल्डिंग की तरफ भी जाना है। एजेंसी बिल्डिंग का मतलब कि आपने अमेज़न के सर्विस प्रोवाइडर की एजेंसी बनानी है अपवर्क पे, वहाँ पे एजेंसी बना के सर्विसेज देनी है छोटे छोटे ग्रुप्स में। तो आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ईमानदारी से काम करना है, अच्छे तरीके से काम करना है। डॉलर्स आपको आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह, अगर आप मेहनत करेंगे। अच्छा, मेहनत करेंगे तो आप पैसे ज़रूर कमाएंगे। मैं आपको सादा सी बात करता हूँ कि अगर आप में से 10,000 लोगों ने ये सीखा और उनमें से 10 लोगों ने कमाना शुरू किया शुरू में, तो बाकी का ये इतराज़ खत्म हो गया, जी मुझे तो कोर्स में कुछ समझ नहीं आया। अगर एक को भी आ गया, इसका मतलब है कि बाकियों के अंदर कुछ कमी है। तो आपने कमी अपने अंदर देखनी है कि मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं इस चीज़ में नहीं मेहनत कर पा रहा, मेरे अंदर क्या कमी है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जबकि मेरे साथ वाले को आ गई है, साथ वाले को आ गई है, किसी और को आ गई, आपको नहीं आई। तो अपने अंदर कमी ढूंढनी है, उसको रेक्टिफाई करना है, मेहनत करनी है, सीखना है। डॉलर्स इधर ही हैं, कहीं नहीं जा रहे। सीखने पे पहले फोकस करें। अब क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे तो मैंने आपको इससे पीछे एथिक्स का भी बता दिया है, मॉरल वैल्यूज़ का भी बता दिया है, उसका भी आप लोगों ने खास तौर पे ख्याल रखना है। मार्केट में जाना है, काम करना है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए आपको तो LMS सिस्टम है डिजी स्किल्स का, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। डिस्कशन बोर्ड है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। कहीं पे आपको मेरे से हेल्प चाहिए हो, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। हमारी पूरी टीम है, हम लोग एज अ टीम काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। सब लोगों ने हेल्प किया मुझे साथ, एज अ टीम हम लोगों ने पूरा कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया, आपके लिए सारी चीज़ें लेके आए हैं। तो अब आप लोगों ने भी मार्केट में जाना है, अच्छे तरीके से काम करना है, डॉलर्स के पीछे ज़रूर भागना है, लेकिन ऐसे नहीं भागना कि एथिकल वैल्यूज़ पीछे रह जाएं। एथिकल वैल्यूज़ पीछे नहीं रहनी चाहिए। एथिकल वैल्यूज़ को सामने रखते हुए जितने मर्जी डॉलर्स कमाएं, अपने मुल्क का भी फ़ायदा करें, अपना भी फ़ायदा करें। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग काम सीख जाएंगे, और ऑलमोस्ट आप सीख चुके हैं, तो आप मार्केट में जाएंगे, जाहिर बात है आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी अर्निंग शुरू कर देंगे, कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल रहेंगे, कुछ ऐसे जिनको शायद कुछ टाइम लगेगा। तो जब आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल से इंक्रीज कर जाएगी, यानी जो आप ऑलरेडी कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, आपकी ज़रूरियात से ज़्यादा है, तो उस पर आप दूसरों का भी ख्याल रखेंगे और पाँव फिर भी ज़मीन पे रखने हैं। ऐसा नहीं है कि डॉलर्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए, कमाना शुरू हो जाए, तो अब आप कहें जी अब तो मैं इसको भी नहीं जानता, मैं इसको भी नहीं जानता। तो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, हल्का अहबाब है, उन सब लोगों को साथ लेके चलना है। एक शेर के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। मैंने पूरे कोर्स में आपको शेर कोई नहीं सुनाया, ये मैं आपको नहीं कह रहा, जो मैं शेर सुनाने लगा हूँ ये मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, हर बंदे को कह रहा हूँ कि आप कहीं भी रहें, अच्छे पैसे कमाएं, लेकिन एक चीज़ है कि पाँव ज़मीन पे रहने चाहिए। और उसके लिए एक शायर ने बड़ा खूब बात की है कि तुम शहर में रहो या मुज़ाफ़ात में रहो, औकात बड़ी चीज़ है, औकात में रहो।